तो आपको कुछ ये वाली टर्म मिली जब हमने इसको सॉल्व किया, और आपको मैंने बताया था कि x की पावर 3/2 और x की पावर 1/2 में 3/2 माइनस 1/2 करेंगे तो आपको 6 प्लस x मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 3/2 माइनस 1/2 करने पे आपको 1 मिलता है, तो 6 प्लस x हो गया। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई, आपको x की मैक्सिमम पावर 1 मिल रही है, इसका मतलब इसकी डिग्री हो गई 1। तो इस मैंने आपको क्या बताया कि इसकी डिग्री कितनी है, 1। दिखने में आप अगर इसे सॉल्व नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें रूट x लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें पूरी चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं तब जाके वो चीज़ आती है। अब देखिए जो चौथा क्वेश्चन है आपके सामने वो दिया है -6। तो हमें मालूम है कांस्टेंट के साथ हमेशा जो आपका पॉलिनोमियल लगा रहता है वो x की पावर 0 लगा रहता है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0। कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, ये वाला आपको दिया है y² प्लस √2y माइनस √y, तो y² माइनस √2y, ठीक है, माइनस √5। और आप देख रहे हैं y की डिग्री 2 है, एक में y की डिग्री 1 है और एक में y की डिग्री 0 है। तो आपकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2। y की डिग्री हमारी यहाँ पे 1 है, ये मैंने आपको पीछे बता दिया था कौन से वाले केस में, √2x अंदर रहना या फिर √2 इंटू एक्स बाहर रहना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो दिया है आपको √2y, तो इसका मतलब यहाँ पे y की डिग्री क्या है, 1 है। तो अगर हम इस पूरे को देखेंगे तो हमें मैक्सिमम डिग्री 2 मिल रही है, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपकी इसकी डिग्री क्या है, 2। कोई दिक्कत। थर्ड क्वेश्चन की तरफ पहुँचेंगे तो आप देख रहे हैं 2√x दिया हुआ है, और 2√x का मतलब हुआ 2 इंटू एक्स की पावर 1/2, और किसी की भी पावर अगर 1/2 चढ़ती है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है। कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन आपको दिया है 4t² प्लस 1/6t प्लस 2√3, और आप देख रहे हैं कि इसमें 2√3 आने के कारण हमें केवल वेरिएबल का एक्सपोनेंट देखना होता है, जो मैंने पॉलिनोमियल की आपको डेफिनेशन बताई। तो वेरिएबल के लिए आपको t की डिग्री क्या है, 2, t की डिग्री क्या है, 1, और यहाँ पे t की डिग्री क्या है, 0। तो मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2। इसका मतलब इसका आंसर होगा 2। कोई दिक्कत। आगे आइए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और इसके अंदर इन्होंने बोला है कि आपको बताना है कि इनमें कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है और कौन सा बाय क्वाड्रेटिक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिसके अंदर आपकी एक टर्म रहेगी वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आपका केवल कांस्टेंट हुआ जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा है, जैसे 6, पाई, 2, -3, 4, इनके साथ देखिए कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है, 0। दूसरा मैंने आपको बताया था अगर आपका टर्म लीनियर है तो उसकी डिग्री 1 होगी, तो इसका मतलब उसका केस क्या होता है, ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक के लिए मैंने बताया था ax² प्लस bx प्लस c। क्यूबिक के लिए मैंने बताया था ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और बाय क्वाड्रेटिक के लिए मैंने बताया था कि मैक्सिमम डिग्री कितनी आती है इसकी, 4। तो हमें बस इसमें सबकी डिग्री देखनी है और बताना है। तो अगर आपको x माइनस x³ दिया हुआ है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3। तो इसका मतलब पहला वाला हो गया क्यूबिक। दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको y की मैक्सिमम डिग्री 4 दिख रही है, बाय क्वाड्रेटिक। तीसरे वाले पे आएंगे तो आपको y की मैक्सिमम डिग्री 2 दिख रही है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक। चौथे वाले पे आएंगे तो √2 के बाद x अलग से दिया है तो x की डिग्री 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया लीनियर। पाँचवें पे आएंगे तो एक ही टर्म है लेकिन वो 5x³ है, तो x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3, तो इसका मतलब ये हो गया क्यूबिक। छठवें पे आएंगे तो आपको 3 मिलेगा, तो 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0। आठवें पे आएंगे, सातवें पे, तो आपको t² दिख रहा है, तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, क्वाड्रेटिक। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं जो आप समझ गए कि अगर आपको जनरल एक्सप्रेशन पता है और आपको डिग्री क्या होती है ये पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे ये बता रहा है कि डिग्री बताओ। तो पहला क्वेश्चन तो आसान है क्योंकि खुला हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि x की मैक्सिमम डिग्री 5 जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डिग्री क्या होगी, 5। -2x + 1 पे अगर पहुँचेंगे
तो x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 1, तो इसका मतलब इसकी डिग्री हो गई 1। अब आते हैं हम लोग इस पे। इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में दे रखा है चीज़, तो पहले हमें ब्रैकेट खोलना होगा और ब्रैकेट खोलते ही आपको मिलेगा y³ माइनस y की पावर 7। तो आप देख रहे हैं डिग्री कितनी है 7, तो इसीलिए इसकी डिग्री कितनी होगी 7। कोई दिक्कत? आगे आइए। अब आया हमारे पास क्वेश्चन ये वाला, और इसमें क्या लिखा हुआ है आप इसको ज़रा ध्यान से समझिए। इन्होंने लिखा है x³ प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 5, ठीक है। और उसके बाद आपको दे रखा है -7/2x² और उसके बाद दे रहा है -x की पावर 6। कुछ ये चीज़ इन्होंने दे रखी है। तो सबसे पहला तो काम हमारा यही होना चाहिए कि इसे पहले सिंप्लीफाई करें। तो आपको मिलेगा x³/5 प्लस 2x/5 प्लस 3/5 और उसके बाद आपको मिलेगा -7/2x² और लास्ट में आपको मिलेगा -x की पावर 6। कुछ ये चीज़ आपको मिलेगी। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा? पहला क्वेश्चन पूछा इन्होंने डिग्री क्या होगी, तो हमें x की डिग्री देखनी होती है। x³ में x की डिग्री 3 है, 2/5x में x की डिग्री 1 है, 3/5 में कोई डिग्री नहीं है, 7/2x² में x की डिग्री 2 है और -x की पावर 6 में x की पावर 6 है। तो आपको हर जगह पे पावर जो है वो होल नंबर मिल रही है, और होल नंबर मिलने के कारण सबसे मैक्सिमम पावर 6 है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 6। दूसरा इसने पूछा कोएफिशिएंट ऑफ x³। x³ का कोएफिशिएंट क्या है? x³/5 हमें दिख रहा है अगर, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 1/5 इंटू x³ दिया हुआ है, तो इसका मतलब x का कोएफिशिएंट क्या हो गया 1/5। तीसरा इसने क्वेश्चन पूछा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, तो x की पावर 6 आपको यहाँ पे दिख रहा है जिसके साथ -1 जुड़ा हुआ है, तो x की पावर 6 का कोएफिशिएंट क्या हो गया -1। और लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वो टर्म होते हैं जिनके साथ वेरिएबल ना जुड़ा हो, तो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा 3/5। तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और आंसर निकाल लिया। कोई दिक्कत? एक बार फिर से देख लीजिए। डिग्री आपको देखेंगे तो x³ मिल रहा है, 2x/5 मिल रहा है, 3/5 मिल रहा है, तो सबसे मैक्सिमम आपको डिग्री क्या मिल रही है 6। कोएफिशिएंट ऑफ x³, तो आपको x³ के साथ जुड़े हुए, जैसे मैं बोलूँ ax³, तो x³ के साथ जो भी चीज़ जुड़ा होगा वही उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। तो x³ के साथ यहाँ पे 1/5 जुड़ा हुआ है क्योंकि नीचे तीनों का डिनोमिनेटर 5 है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, तो आपको दिया हुआ है -x की पावर 6, इसका मतलब x की पावर 6 के साथ क्या इंटू है -1। और लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कांस्टेंट, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 3/5 ऐसा टर्म मिलेगा जिसके साथ कोई भी x का टर्म नहीं है, तो इसका मतलब 3/5 आपका कांस्टेंट है। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछ रहा है कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ x² बताना है। तो अगर चौथे पे आएँ तो हमें x² का कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है π/2। तीसरे पे आएँ तो हमें x² का कोई कोएफिशिएंट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 0। अब बच्चे हमारे पास पहले और दूसरे, तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, पहला आप समझ जाएंगे। इन्होंने दिया है 2x - 5 और उसके बाद इनटू में दिया है 2x² - 3x + 1। अब हमें चाहिए x² का कोएफिशिएंट, तो आप 2x को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो आप देखेंगे कि जब 2x का 2x² से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको 4x³ मिल रहा है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपको ऐसी टर्में लेनी हैं जिससे x² निकले, क्योंकि हमें केवल x² का कोएफिशिएंट निकालना है। या तो आप पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो आप ये देख लीजिए कि x² किससे मिलेंगे। तो मैं 2x की बात करता हूँ। अगर मैं 2x की बात करूँ तो 2x के साथ मुझे ऐसा टर्म मल्टीप्लाई करना होगा जो x से जुड़ा हो। तो x से केवल क्या जुड़ा हुआ है -3x, तो 2x इंटू -3x क्या हो गया -6x²। काम ख़त्म। बाकी आपको कहीं पे भी एक आप 2x के साथ जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू 1 क्या मिलेगा 2x, तो वो x² का कोएफिशिएंट नहीं होगा। कहने की बात मेरी ये हुई कि आपको कभी भी अगर सवाल दिया रहे
2x माइनस 5 और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो आप देखेंगे कि मैं अगर 2x को पकड़ूं तो 2x का 2x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूंगा तो x क्यूब मिलेगा, 2x का 3x में मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे x स्क्वायर मिलेगा, और क्या मिलेगा, माइनस 6x स्क्वायर। दूसरा 2x का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x मिलेगा। इसका मतलब हमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना है। अब आते हैं -5 की तरफ, क्योंकि इस वाले ब्रैकेट के दोनों टर्म आपके यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे। तो -5 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2x स्क्वायर में करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, -10x स्क्वायर। -5 का -3x में मल्टीप्लाई करूँगा तो 15x मिलेगा। तो वहाँ पे x है, हमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, तो हमें केवल यही दो टर्म ऐसी मिलेगी जो x स्क्वायर की होगी। तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, -16x स्क्वायर। तो आप बोलेंगे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मेरा क्या आया, -16। कोई दिक्कत? और अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तब आप 2x माइनस 5 और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x को 2x स्क्वायर में मल्टीप्लाई किए, क्या मिला, 4x क्यूब। 2x को -3x में मल्टीप्लाई किए, क्या मिला, -6x स्क्वायर। 2x को 1 में मल्टीप्लाई किए, क्या मिला, 2x। -5 को -2x स्क्वायर में मल्टीप्लाई किए, क्या मिला, -10x स्क्वायर। -5 को -3x में मल्टीप्लाई किए, क्या मिला, +15x। और -5 को 1 में मल्टीप्लाई किए, क्या मिला, -5। तो आप देख रहे हैं कि 4x क्यूब का तो कोई जोड़ा नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है और कोई भी डिग्री नहीं है। 15x और 2x ये दो जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17x। और -6x स्क्वायर और -10x स्क्वायर जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -16x स्क्वायर। और -5 आपका वैसे का वैसे ही रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मुझे क्या मिल रहा है, -16। कोई दिक्कत? आगे आइए। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आपको p ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x दिया है तो आपको p ऑफ 2, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू निकालने वाली चीज़ है। आपको f ऑफ x में x की कोई भी वैल्यू दे देगा और आपसे पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, आप समझ जाइए। दूसरा क्वेश्चन जो लिखा है वो ये लिखा है, q ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर -2√2x प्लस 1, ठीक है। कुछ ये आपको दिया हुआ है और आपको q ऑफ 2√2 निकालना है। तो q ऑफ 2√2 निकालना मतलब मैंने x की जगह 2√2 पुट कर दिया। तो आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2√2 का होल स्क्वायर -2√2 और उसके बाद x दिया है तो x मेरा क्या है, 2√2, ठीक है, और प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जब मेरे को 2√2 का होल स्क्वायर करना होगा तो मुझे मालूम है कि अंदर मेरा क्या है, 2 और √2, इन दोनों का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, और √2 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 2 मिलता है। किसी भी रूट को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसके अंदर वाला नंबर मिल जाएगा। तो 2√2 का स्क्वायर कितना हो गया, 8। अब आते हैं, ये एक जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। अब हमारे पास क्या है, 2√2 इंटू 2√2 और माइनस की साइन, तो माइनस की साइन को तो पहले लगा दो। अब देखिए 2 और 2 पहले मल्टीप्लाई हो गए, क्या मिल गया, 4, और √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई हो गए, क्या मिल गया, 2। तो 2√2 का स्क्वायर और 2√2 इंटू 2√2 एक ही चीज़ है, क्योंकि 2√2 का अगर स्क्वायर दिया है तो 2√2 को आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया, 8। 8 से 8 कैंसिल, आपका आंसर क्या आ गया, 1। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे q ऑफ 2√2 इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? आगे देखिए, आगे आपको दिया हुआ है, आगे आपको दिया हुआ है r ऑफ x, कितना दिया है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये आपको r ऑफ x दिया है। अब आपको क्या निकालना है, r ऑफ -1। और मैंने आपको बताया है कि -1 के ऊपर अगर इवन नंबर है तो आपका आंसर 1 आएगा, और -1 के ऊपर अगर ऑड नंबर है तो आपका आंसर -1 आएगा, ठीक है। इसी चीज़ को अप्लाई हम लोग दूसरी जगह पे भी कर सकते हैं। जैसे आपको -2 की पावर क्यूब दिया है तो -2 मतलब क्या हुआ, -1 इंटू 2,
का क्यूब, और -1 का क्यूब कितना हो गया -1, और 2 का क्यूब कितना हो गया 8। तो आपका आंसर आएगा -8। तो हर जगह पे हमें ये चीज़ समझनी है कि -1 के ऊपर क्या पावर है। क्या वो पावर 2 की मल्टीपल है? अगर 2 की मल्टीपल है वो पावर, तो उसका आंसर 1 आएगा। और अगर -1 के ऊपर ऐसा नंबर है जो 2 का मल्टीपल नहीं है, जैसे 15 2 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा -1। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हमें r की पावर -1 निकालना है। तो 5 इंटू -1 कितना हो गया -5, +3 को वैसे का वैसे ही रख दिया, -4 और -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। तो ये हो गया -5 +3 -4। तो आप क्या देखेंगे -9 +3 = -6। आंसर आ गया आपका r की पावर -1 = 6। इस टाइप के सवाल आपके बनते हैं। आगे क्वेश्चन पे आइए आप। अगला क्वेश्चन जो आपको दे रहा है, अब थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं जो हमें यहाँ पे समझने हैं। अगले क्वेश्चन में जो इन्होंने बोला वो बोला कि आपको 2 पॉलिनोमियल दिए गए हैं, और वो 2 पॉलिनोमियल आपके सामने दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, और दोनों में कुछ टर्म गायब है जो a लिखी हुई है। दोनों में एक टर्म गायब है a, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जब इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? इन दोनों पॉलिनोमियल को हम x-2 से डिवाइड करते हैं, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है? सेम मिलता है, ठीक है। तो x-2 से डिवाइड करना मतलब तो यही हुआ कि आपको x-2 = 0, तो x = 2। तो आपको p(2) निकालने पे पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी रिमाइंडर क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। तो इसका मतलब कि आपके इसका p(2) और इसका p(2) सेम ही आएगा, ठीक है। दोनों का p(2) या रिमाइंडर सेम ही आएगा। तो इन्होंने बोला कि अगर सेम रिमाइंडर देते हैं x-2 से, तो a की वैल्यू निकालो और उसके बाद जो रिमाइंडर आया है वो निकालो। तो देखिए इन्होंने ये क्वेश्चन कैसे किया है। इन्होंने सबसे पहले f(x) और g(x) दोनों को अलग अलग मान लिया। अब अगर f(x) को हम x-2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? f(2) जो मैंने आपको बताया। और g(x) को अगर x-2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? g(2). अब आप f(2) यहाँ से निकाल लेंगे x की जगह 2 पुट करके, और g(2) यहाँ से निकाल लेंगे x की जगह पे पुट करके। तो ये 2 टर्म आपको मिलेगी जब आप इनको पुट करेंगे, क्योंकि a टर्म हमारी गायब है तो a वैसी की वैसी ही आ जाएगी। अब हमें मालूम है ये दोनों रिमाइंडर सेम है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो इन्होंने दोनों रिमाइंडर को सेम कर दिया। देखिए 17 + 4a = 8 + a, और जैसे ही रिमाइंडर सेम है तो आपको आंसर क्या मिल गया? a = -3। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है रिमाइंडर भी निकालो। तो रिमाइंडर हमारे पास 2 हैं, कौन कौन से? 8 + a और 17 + 4a, और इन दोनों में रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब 17 + 4a और 8 + a में जब आप a की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो आपका आंसर सेम ही मिलेगा। 8 - 3 कितना हो गया? 5, और 17 - 12 कितना हो गया? 5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। आपको बस ये समझना है कि जब भी आपको f(x) दिया हो और आप इसे किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना होगा? यहाँ पे निकालना होगा आपको f(-3). ऐसा क्यों? क्योंकि x + 3 को अगर हम 0 पुट करेंगे तो x हमें पॉइंट क्या मिलेगा? -3। तो f(-3) आप निकालेंगे, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि कभी भी f(x) में अगर मेरे को f(3) मान लीजिए 0 मिलता है, तो इसका मतलब 3 इज ए 0 ऑफ द इक्वेशन। और अगर 3 0 है तो x = 3 हमने पुट किया था, इससे हमें x-3 जो मिलेगा ये हमारा इसका क्या होगा? फैक्टर। कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन में यही करना था। आपने x-2 से इन दोनों को निकाला। क्या निकाला? आपने f(2) निकाला और g(2) निकाला, और दोनों की जो वैल्यू आई उसको इक्वेट करके a की वैल्यू निकाल ली। जैसे ही a की वैल्यू निकली, उस a की वैल्यू को इन दोनों में से किसी में भी पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने कह रहा है
वो कह रहा है कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये आपको एक नंबर दे रखा है, और हैज़ x प्लस 2 एज ए फैक्टर, और उन्होंने ये भी बता दिया कि इस नंबर का x प्लस 2 एक फैक्टर है, एंड लिव्स अ रिमाइंडर 12 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और जब x माइनस 2 से इसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें x माइनस 2 से रिमाइंडर कितना मिलता है, 12। तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं आपको कुछ चीज़ बताऊं तो वो मेरे को ये समझ में आता है कि अगर x प्लस 2 मेरा फैक्टर है तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 2 मुझे पॉइंट मिल गया। तो इसका मतलब अगर मैं इसको f ऑफ x मानता हूँ तो f ऑफ माइनस 2 पे, क्योंकि ये मेरा फैक्टर है, मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, 0। कोई दिक्कत? दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x माइनस 2 से जब आप डिवाइड करते हैं तब आपको रिमाइंडर कितना मिलता है, 12। तो x माइनस 2 का पॉइंट अगर आप निकालेंगे तो आपको पॉइंट मिलेगा क्या, 2। तो इसका मतलब f ऑफ 2 पे आपको 12 मिलेगा और f ऑफ माइनस 2 पे आपको 0 मिलेगा। 0 इसलिए मिलेगा क्योंकि x प्लस 2 फैक्टर दिया है, और 12 इसलिए मिलेगा क्योंकि x माइनस 2 जो है उसको डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर 12 मिल रहा है। अब देखिए यही ये क्वेश्चन में करेगा। इन्होंने सबसे पहले इस वाले टर्म को p ऑफ x मान लिया, x प्लस 2 को g ऑफ x मान लिया, और x माइनस 2 को h ऑफ x मान लिया। तीनों को अलग अलग मान लिया। g ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करके उसका पॉइंट निकाल लिया इन्होंने, और h ऑफ x पुट करके उसका पॉइंट निकाल लिया। जब दोनों पॉइंट निकाल लिए तो इन्होंने बोला है x प्लस 2 फैक्टर है, और x प्लस 2 फैक्टर होने के कारण p ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 0, और x माइनस 2 डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 12 मिल रहा है। तो इसका मतलब p ऑफ 2 इक्वल टू 12। कोई दिक्कत आपको इन दोनों में? कोई दिक्कत? ये जो दो चीज़ लिखी हुई है, अगर इनमें दिक्कत नहीं है तो p ऑफ 2 मतलब यही हुआ कि आपको p ऑफ x में x की वैल्यू 2 पुट करनी है, और p ऑफ माइनस 2 मतलब यही हुआ कि x में आपको माइनस 2 पुट करनी है। तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, माइनस 2 वाला आप देख लीजिए। इन्होंने लिखा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है, ये आपको दिया है, और आपको p ऑफ माइनस 2 निकालना है, ठीक है। तो माइनस 2 का क्यूब कितना हो गया, 2 का क्यूब 8, और माइनस के ऊपर और नंबर लगा है तो कितना हो गया, माइनस। तो इसका मतलब ये हो गया -8, और a आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, तो इसका मतलब ये हो गया 4b। -5 इंटू -2 कितना हो गया, 10, माइनस माइनस प्लस, और 5 2 जा 10, और उसके बाद +2 वैसे का वैसे ही। अब ये बराबर किसके रखना है, तो हमें मालूम है कि p ऑफ -2 पे हमें आंसर क्या मिल रहा था, 0, क्योंकि हमारा x प्लस 2 फैक्टर था। तो आपने -8a प्लस 4b को किसके बराबर कर दिया, 10 2 12, उधर जाके क्या हो जाएगा, -12। अब देखिए इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया है, हर जगह पे इन्होंने यही किया। और उसके बाद आपको दो इक्वेशन मिलेगी, 2a माइनस बी इक्वल टू 3 और 2a प्लस बी इक्वल टू 5। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, ज़रूर निकाल सकते हैं। तो एक चीज़ आप और समझ लीजिए, अगर आपको x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया है और आपसे पूछे कि x और y की वैल्यू निकालो, तो आप बोलेंगे मैं इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे पास 2 अननोन हैं, तो मुझे 2 इक्वेशन चाहिए। तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे 2 इक्वेशन लिख दी। अब कोई बोले कि x और y की वैल्यू निकालो, तो हम बोलेंगे 2 अननोन है हमारे पास और 2 इक्वेशन है, हमारा आंसर निकल सकता है। कैसे, देखिए, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे या घटाएंगे, x प्लस वाई से ये घटाएंगे तो ये साइन माइनस में बदल जाएगी, ये प्लस में और ये माइनस में। तो x माइनस एक्स क्या हो गया, कट गया। y प्लस 2y कितना हो गया, 3y, और 3 माइनस 4 कितना हो गया, -1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। अब हमें y की वैल्यू अगर मिल गई तो हमें मालूम है x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है।
तो x प्लस y की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, -1/3 इक्वल टू 3। अब आपको देखिए एक इक्वेशन है और एक ही अननोन है, आप इस -1/3 को उधर ले जाके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यही इस क्वेश्चन में था जो आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, फैक्टर का क्या खेल है और कैसे करना है। अब आइए आप इस क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप बड़ी ध्यान से इसको देखिएगा। इन्होंने बोला कि आपको इसके अंदर से कितना सब्ट्रैक्ट करना होगा, आपको इसके अंदर से कितना सब्ट्रैक्ट करना होगा कि आपका वो जो नंबर है वो डिवाइड हो जाए किससे, 2x² + x - 1 से। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ऐसे क्वेश्चनों में मैंने आपको बताया था कि f, g, q और r होता है, जिसमें f = gq + r होता है। और यही रिमाइंडर हमारा अगर इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा, f - r = gq। ठीक है, और gq के साथ अगर कोई रिमाइंडर नहीं है तो इसका मतलब ये वाला नंबर पूरा का पूरा इससे डिविजिबल है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ 6 = 2 × 3, तो आप बोलेंगे 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 6 एंड 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ 6, क्योंकि इनके साथ कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा। तो f - r जो आपका आएगा वो g का भी मल्टीपल होगा और q का भी मल्टीपल होगा। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। दूसरा चीज़ हमें ये देखना है कि कभी भी आपको f, g, q और नीचे r अगर आता है तो आपकी f की डिग्री जो है वो g की डिग्री और q की डिग्री के बराबर होती है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, जो g की डिग्री होती है वो आपके r की डिग्री से बड़ी होती है। इसका मतलब डिवाइजर की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी होती है और डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर और कोटेंट की डिग्री का प्लस होती है। ये चीज़ें मैं आपको कई बार बता रखा हूँ कि अगर x की पावर 4 को आप x² से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे x² मिलेगा और रिमाइंडर 0 मिलेगा। 0 की अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो इसका मतलब इसकी डिग्री 2 से कम है, ज़रूर कम है। तो आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखिए, इन्होंने बोला कि आपको ये टर्म दी गई है और इस टर्म में से, इस टर्म को क्या मैं मान लेता हूँ f और इस टर्म को क्या मैं मान लेता हूँ g। तो इन्होंने बोला कि f में से क्या घटाया जाए, f में से क्या घटाया जाए। तो हमने मान लीजिए r घटा रहे हैं हम लोग, कि हमें मिल जाए वो चीज़ एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए किससे, 2x² + x - 1 से, 2x² + x - 1 से। अगर f - r, अगर f - r आपका 2x² + x - 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर आएंगे वो फैक्टर इसके भी होंगे। और हमें ये भी मालूम है कि अगर f - r हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है 2x² + x - 1 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इन्होंने जो क्वेश्चन बोला है वो बोला है कि आपको f में से वो क्या घटाना होगा कि आपका वो नंबर जो आए वो आपका 2x² + x - 1 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो हम देखें कि f की डिग्री उस क्वेश्चन में 4 दी गई है। अगर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, f की डिग्री 4 दी गई है और जो हमारा डिवाइजर है उसकी डिग्री हमें क्या दी गई है, 2। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कोटेंट की डिग्री क्या होगी। तो आप बोलेंगे कि f की डिग्री g और q की डिग्री के प्लस के बराबर होती है, तो कोटेंट की डिग्री कितनी हो गई, 2। रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, तो आप बोलेंगे अगर मेरे
डिवाइजर की डिग्री 2 है तो मेरे रिमाइंडर की डिग्री उससे कम होगी, तो इसका मतलब 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये डिग्री का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जी जो है वो डिग्री 2 का है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक है, और रिमाइंडर आपका 1 डिग्री का है तो इसका मतलब वो लीनियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपने क्या किया, जो ये f माइनस आर जो है, जिसे हमें 2x² प्लस x माइनस 1 से डिवाइड करना है, इसमें हम क्या घटाएंगे? तो हमें मालूम है घटाने वाली जो चीज़ होगी वो रिमाइंडर ही होगी, घटाने वाली चीज़ जो होगी वो रिमाइंडर ही होगी। तो उस रिमाइंडर को हम इस f में से घटाएंगे, और वो रिमाइंडर हमारा कौन सी डिग्री का होना चाहिए? हमने अभी देखा कि डिवाइजर की डिग्री अगर 2 है तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। अब रिमाइंडर की डिग्री 1 होनी चाहिए, तो 1 डिग्री क्या होती है? लीनियर, और लीनियर इक्वेशन क्या होती है आपकी? ax प्लस बी। यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन आपको देता कि f माइनस आर को अगर x प्लस 1 से डिवाइड किया जाए, मैं बोल रहा हूँ f माइनस आर को अगर x प्लस 1 से डिवाइड किया जाए, ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका डिविडेंड है, ठीक है। f माइनस आर को अगर x प्लस 1 से डिवाइड किया जाए तो आपकी रिमाइंडर कितनी डिग्री की आएगी? आप देख रहे हैं कि x की डिग्री 1 है तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होनी चाहिए? 0। और 0 डिग्री किसकी होती है? कांस्टेंट की। इसका मतलब रिमाइंडर आपका केवल a ही आप लेंगे, इसके साथ कोई x नहीं लेंगे। वो क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा वो था क्योंकि उसमें आप f माइनस आर को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 डिग्री वाले इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर इससे डिवाइड कर रहे हैं हम, तो हमारा रिमाइंडर जो निकलेगा वो रिमाइंडर कितनी डिग्री का निकलना चाहिए? 1 डिग्री का। और 1 डिग्री का इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब हमें मालूम है कि 2x² प्लस x माइनस 1 जो है, इसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब इसके अंदर 2 रूट निकलेंगे। और वो 2 रूट क्या होंगे या वो 2 जीरोस क्या होंगे? तो हमें मालूम है कि अगर 2x² प्लस x माइनस 1 को मैं मान लीजिए g ऑफ x लेता हूँ, तो मुझे g ऑफ x को 0 पुट करने पे उसके रूट मिल जाएंगे। g ऑफ x को उसके रूट 0 करने पे मिल जाएंगे। तो क्या ये बोल रहा है 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है कि 2 1 जा 2 होता है, तो ये हो गया 2x² प्लस 2x माइनस x माइनस 1। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 2x ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस 1 बाहर और ब्रैकेट में x प्लस 1। तो आपके क्या आ गए? 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। और जब दो चीज़ ब्रैकेट में आ जाती है तो मैंने आपको बताया था ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो यहाँ से आपको x का पॉइंट क्या मिला? -1। और यहाँ से आपको x का पॉइंट क्या मिला? 1/2। आपको 2 पॉइंट दिख गए, 1/2 और -1। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका f माइनस आर दिया हुआ है उसको जब हम 2x² प्लस x माइनस 1 से डिवाइड किए तो हमें एग्जैक्टली डिविजिबल करना है। इसका मतलब f माइनस आर की जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू में जो x होगा उसे अगर हम -1/2 पुट करेंगे या x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, हमें दोनों पे वैल्यू क्या मिलेगी? 0। क्यों? क्योंकि वो उससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ किसी से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसका मतलब उसका फैक्टर क्या है? उसका रिमाइंडर क्या है? 0। अब आप क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश करिए ये किस तरीके से लिखा है। देखिए, व्हेन द गिवन पॉलिनोमियल, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, जहाँ पे आपको समझ में ना आए आप बताइएगा। व्हेन द गिवन पॉलिनोमियल इज डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन द रिमाइंडर इज लीनियर एक्सप्रेशन। ये बोल रहा है कि अगर किसी चीज़ को, अगर हम f को किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो लीनियर आएगा। और लीनियर की डिग्री क्या होती है? 1। और वो 1 क्यों आएगा? क्योंकि आपके कोटेंट की डिग्री 2 है और हमारी रिमाइंडर की डिग्री कोटेंट की डिग्री से छोटी होती है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, तो उन्होंने यही कहा कि अगर हम
2x² प्लस x माइनस 1 से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसकी डिग्री 2 होने के कारण जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो डिग्री 1 का आएगा, और डिग्री 1 क्या होती है, ax प्लस b। तो देखिए इन्होंने यही किया, इन्होंने 4x4 जो p ऑफ x आपको दिया हुआ था, ये वाला p ऑफ x माना था इन्होंने, इस p ऑफ x में से इन्होंने रिमाइंडर घटा दिया, और रिमाइंडर को देखिए इन्होंने क्या लिया है, ax प्लस b। ये क्यों लिया है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 1 डिग्री का आएगा। और g ऑफ x आपको क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस x माइनस 1। अब हमें इसके अंदर ये जो ax प्लस b है, इसमें x की डिग्री 1 है और x की डिग्री 1 हमें 2x में भी मिल रही है, और b जो है उसके साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब वो 6 के साथ आएगा। तो जिनकी डिग्री सेम होती है उन्हें एक साथ लिख दीजिए। आप देखिए 4x4 माइनस 2x³ माइनस 6x² और 2x माइनस ax को इन्होंने क्या कर दिया, x जो दोनों की डिग्री सेम है तो x बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया, 2 माइनस a, उसको इन्होंने लिख दिया, और प्लस 6 और माइनस की साइन इसमें इंटू होगी तो माइनस b। ये आपका पूरा जब रिमाइंडर के साथ आपने रिमाइंडर घटाया तो उसको इन्होंने इस तरीके से लिख दिया। यहाँ तक समझ में आया। अगला चीज़ इन्होंने ये किया कि g ऑफ x की डिग्री आपकी 2 है तो इसके 2 रूट निकलने चाहिए, वो 2 रूट इन्होंने निकाले x प्लस 1 और 2x माइनस 1 से। अगला ये बोल रहे हैं कि अगर px gx को पूरा डिवाइड कर देता है तो x प्लस 1 और 2x माइनस 1 दोनों डिवाइड कर देंगे जो हमारे रूट निकले हैं, ठीक है, जो हमारे रूट निकले हैं। तो आपने देखा कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करने पे आपको x इक्वल टू माइनस 1 मिल गया, और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करने पे आपको 2x x इक्वल टू 1/2 मिल गया, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट मिल गए, और आपको ये मालूम है कि इन दोनों पॉइंट पे जब आप ये रिमाइंडर घटा दिए और आपका जो ये आया है ये इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए ये वाली चीज़ p ऑफ x है तो p ऑफ माइनस 1 पे भी आपको 0 मिलेगा, और p ऑफ 1/2 पे भी आपको 0 मिलेगा। और यही चीज़ इन्होंने करी है। देखिए p ऑफ माइनस 1 पे भी 0 और p ऑफ 1/2 पे भी 0। क्या चीज़, जब हमने वो रिमाइंडर घटा के उसको ये चीज़ बना दी थी, ठीक है। आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई। तो आपने दोनों को पुट कर दिया, और आपको x की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि वो p ऑफ x है तो x की वैल्यू माइनस 1 पुट करनी है और x की वैल्यू 1/2। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको एक a माइनस बी इक्वल टू माइनस 4 मिलेगा, और एक a/2 प्लस b इक्वल टू 11/2 मिलेगा। और a/2 प्लस b 11/2 को जब आप और सॉल्व करेंगे तो a प्लस 2b इक्वल टू 11 मिल जाएगा। तो आपके पास 2 इक्वेशन आई, a माइनस बी इक्वल टू माइनस 4 और a प्लस 2b इक्वल टू 11। अब 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है तो आपका आंसर निकल जाएगा। आपने दोनों को घटा दिया तो आपको क्या मिला, माइनस 2b और माइनस b कितना हो गया, माइनस 3b, और माइनस 11 और माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 15, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 5। b की वैल्यू कितनी आ गई, 5। कोई दिक्कत। और जब b की वैल्यू 5 आ गई तो चाहे आप इसमें पुट कर दीजिए चाहे इसमें पुट कर दीजिए और a की वैल्यू निकाल लीजिए। कोई यहाँ तक कोई दिक्कत। अंत में मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर f ऑफ x में वो पूछा आपसे कि क्या जोड़ा जाए, f ऑफ x में क्या जोड़ा जाए कि हमारी ये चीज़ जो है वो x प्लस 1 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, हम f ऑफ x में ऐसा क्या जोड़ें कि हमारी वो चीज़ x प्लस 1 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो अगर मेरा x प्लस 1 में x की डिग्री 1 है तो जो चीज़ मुझे जोड़नी होगी वो वाली चीज़ जो होगी उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 0। तो इसका मतलब अब जो आप r ऑफ x लिखेंगे वो केवल एक टर्म लिखेंगे जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगी, b। तो अगर आप b लिखते हैं तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है। अगर मैं bx लिखता हूँ तो इसका मतलब ये लीनियर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री 1 आ गई है। अगर मैं bx² लिखता हूँ तो इसका मतलब ये डिग्री क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो हमें पता होना चाहिए कि कभी भी आपका अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा
तो उसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए। तो इसका मतलब उसका फॉर्म हम लोग कैसे लेते हैं, ऐसे। अगर लीनियर डिग्री है 1 की तो उसका फॉर्म हम लोग कैसे लेते हैं, ऐसे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन में सब्ट्रैक्टेड कहा गया था, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे माइनस की साइन लगा के ax प्लस बी लिखा। और ax प्लस बी की डिग्री है 1, और ये डिग्री 1 क्यों है, क्योंकि आपके डिवाइजर की डिग्री जो है वो 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉलिनोमियल का एक पार्ट समझे। मैं बहुत जल्दी आपके लिए फैक्टराइजेशन भी लाऊंगा। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।